नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जो शो में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। बात करेंगे बंगाल की राजनीति के उस आरोप की जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल मचा दिया, यानी कि बंगाल की पॉलिटिक्स और कटमनी सिंडिकेट के बीच सांठगांठ का खुलासा हुआ है। रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे असम के पॉलिटिक्स की, जहां दाढ़ी और टोपी वाले बयान की बहुत चर्चा है। तो क्या पहनावे से सरकार तय की जाएगी, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो जय श्री राम के नारे पर घिरती जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उन पर हमला बोला। इन तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात उस रिश्ते की जिसके आरोप लगातार बंगाल की राजनीति पर लगते रहे हैं, यानी कि कटमनी सिंडिकेट और सरकार के बीच सांठगांठ के आरोप। एक ऑडियो टेप का खुलासा हुआ, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उस खुलासे ने बंगाल की राजनीति में सनसनी मचा दी है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल में कटमनी का कटप्पा कौन है? बंगाल में भ्रष्टाचार का सिंडिकेट कौन चला रहा है? बंगाल में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि कटमनी का कटप्पा कौन? रिपब्लिक भारत के पास बंगाल के भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सबूत हैं। बंगाल में कटमनी के 3 ऑडियो टेप हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत इन टेप्स की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें की गई बातचीत से सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। बंगाल में हर खरीद पर कटमनी की बात कही गई है और बिना कटप्पा को कटमनी दिए यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर कटमनी के सिंडिकेट का खेल चल रहा है। पहले सुनिए कि कटमनी का कटप्पा क्या कह रहा है। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ मैं, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का पेट बर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर, जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, मैंने जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। तो उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपया, तो सिंडिकेट वाले लेते हैं 120 रुपया। इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। अब एक स्टोरी और सुनिए। एक्साइज कमिश्नर अपना आदमी पोस्टिंग कर दिया, और एक्साइज कमिश्नर यहाँ बैठा हुआ, उसके बगल में खुद बैठ गया बिना मिसाल, और सब जो जितने भी प्रोड्यूसर है सबको बुला लिया। और सबको बोलता है पर बोतल इतना देना होगा। तो उसमें से एक दो जो स्ट्रॉन्ग थे वो बोल दिए कि नहीं दे सकेंगे। तो वो फिर कैसे फंड का ट्रांसमिशन कैसे करता था? तो वो कहानी नहीं आप लोग को पता है? कहानी तो बताया होगा ना किसी ने? नहीं बताया होगा, लेकिन उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन सबका अपना कोर ग्रुप रहता है ना सर। वो बातें बाहर नहीं आ पाती। अच्छा, लेकिन फिर भी चूंकि अब इन सब से इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं चलता है कि उनका फंडिंग कैसे जाता था वहाँ, पॉलिटिकल जो फंडिंग। यही इसी के यही कौन? अशोक विनय के थ्रू। ये शुरू से विनय ही देख रहा है। शुरू से ही विनय देख रहा है। कब से? टीएमसी गवर्नमेंट आई है उसके समझ लीजिए 1.5 साल बाद से चालू हो गया था। 12-13 से चालू हो गया था। रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद बीजेपी ने बंगाल की सरकार पर जमकर पलटवार किया है। 2 मई दीदी गई, 2 मई कटमनी गई, 2 मई सिंडिकेट राज गया। तो देखा आपने कि बंगाल में कटमनी का खेल कैसे धड़ल्ले से चलता है। बिना रोक टोक कटमनी का सिंडिकेट सक्रिय है। बंगाल में बिना कटमनी दिए कोई काम नहीं होता, और अगर आपके पास देने के लिए कटमनी नहीं है तो आपका पत्ता साफ ही रहेगा, यानी कटमनी दो और ठेका लो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल की राजनीति में अब बनारस का तड़का लगने लगा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तंज करते हुए
ममता दीदी से पूछा, जब वो जय श्री राम के नारे से घबराती हैं तो बनारस से अगर चुनाव लड़ेंगी तो हर हर महादेव के उद्घोष को कैसे बर्दाश्त करेंगे। यानी ममता बनर्जी को बीजेपी जय श्री राम के नारे को लेकर घेर रही है और बख्शने के मूड में कतई नहीं है। बंगाल में तीसरे चरण का मतदान नजदीक आते आते राजनीतिक आरोपों की जगह तंज ने ले ली, लेकिन तंज के इस खेल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। तंज के जरिए सियासी शिकार करने में फिसड्डी साबित हो रही टीएमसी के नेताओं का एक तंज उन पर ही भारी पड़ गया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया था, जिसका जवाब मोदी ने दक्षिण 24 परगना में चुनावी जनसभा के दौरान दिया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि नंदीग्राम में हार की आशंका से डरी ममता दीदी को आसपास मौजूद उनके कुछ सिपहसालार अब वाराणसी से चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा। अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मोदी ने यह भी दावा किया कि टीएमसी का ये बयान बताता है कि दीदी अब बंगाल के बाहर अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं। इसी दौरान मोदी ने तंज कसा कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली दीदी वाराणसी में हर हर महादेव के उद्घोष को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? दरअसल 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान के दौरान ही बीजेपी ने प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि दीदी वहां से चुनाव हार रही हैं, जिसके बाद से टीएमसी बैकफुट पर है। बीजेपी के इस माइंड गेम से वो कैसे निपटे समझ ही नहीं पा रही, लेकिन अपनी पार्टी को इस चक्रव्यूह से उबारने के लिए एक दिन पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट के जरिए मोर्चा संभाला। उन्होंने बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए तंज किया कि आगे चलकर ममता दीदी पीएम की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जो सिर्फ एक राजनीतिक तंज था। लेकिन बीजेपी ने टीएमसी की इस पलटवार को भी चुनावी मुद्दा बना दिया। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी पर टीएमसी नेताओं का तंज ममता दीदी पर ही भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असम में भी विधानसभा चुनाव लगातार जारी हैं, लेकिन असम में जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि असम की चुनावी फिजा में बयानों का जहर घोला जा रहा है। कल बदरुद्दीन अजमल का बयान चर्चा में था और आज उनके बेटे का बयान चर्चा में है। आखिर इस तरह के बयानों से क्या असम की कुर्सी हासिल की जाएगी और क्या पहनावे से असम की सरकार तय होगी? देखते हैं रिपोर्ट। गरीब মানুষের সরকার হইব, আমরা উন্নতি সরকার হইব, আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গিওয়ালা মানুষের সরকার হইব। चुनावी दावा जब तक गरीबों की सरकार के आने तक सीमित था तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनावी दावा आगे बढ़ा तो उसने पूर्वोत्तर के राज्य असम की चुनावी फिजा को जहरीला कर दिया। गरीब মানুষের সরকার হইব, আমরা উন্নতি সরকার হইব, আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গিওয়ালা মানুষের সরকার হইব, আমরা সিন্দুরালাল বেটিংপুর সরকার হইব। असम में तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ये विवादित बयान देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया
बदरुद्दीन अजमल के बरखुरदार अब्दुल रहीम अजमल के हैं। पिता बदरुद्दीन 3 बार से सांसद होते हुए भी मिजाज से इत्र व्यापारी हैं, लेकिन बेटा चुनाव के बहाने सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। अब्दुल रहीम अजमल सार्वजनिक मंच से खुलेआम दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की ही सरकार बनने का ऐलान कर रहे हैं। उस असम में जहां 65% हिंदू आबादी है, पहले उसी आबादी का भय दिखाकर 35% अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन पहले 2 चरण के मतदान के दौरान कामयाब होते नहीं दिखे, तो अब अल्पसंख्यकों को उकसाने की सियासी साजिश की जा रही है। आप भी उस राजनीतिक साजिश का गवाह बनिए और सुनिए कि अब्दुल रहीम ने क्या कहा। গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরা উন্নতির সরকার হইব, আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরা সিন্দুর আলাল বেটিংটোর সরকার হইব। इस विवादित बयान को बिना वक्त गंवाए असम के तुमुलपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने लपक लिया। उन्होंने इशारों में कांग्रेस AIUDF गठबंधन की सरकार बनने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाया। अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है, इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं। दरअसल असम में टोपी, दाढ़ी और बुर्का बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर इशारा करता है। असम में रहने वाले परंपरागत मुसलमान इस तरह का पहनावा नहीं रखते, वो असमियों की तरह रहते हैं। ऐसे में अब्दुल रहीम अजमल की तरफ से दाढ़ी, टोपी और लुंगी वाली सरकार से जुड़ा बयान बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमदर्दी जैसा नजर आता है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से होने वाली घुसपैठ हमेशा से असम के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राजनीतिक दलों के संरक्षण का लाभ उठाया और जमीन के पट्टे राशन कार्ड तक बनवा लिए, जिसे लेकर कई सालों तक हिंसक विरोध होता रहा, जिसके बाद असम में NRC लागू करने की बात शुरू हुई ताकि असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि इस बार चुनाव में अवैध घुसपैठ और NRC का मुद्दा छाया हुआ है, जिसके जरिए हर राजनीतिक दल अपने लिए सियासी नफा नुकसान तौल रहा है। इसी बीच असम में वोट की लड़ाई जारी है, जो अब दाढ़ी, टोपी और लुंगी तक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिसका हिसाब किताब अब यूपी लाकर किया जाएगा। लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुनाहों की काली कुंडली रिपब्लिक भारत के पास है। 17 साल पुराने उस गुनाह के राज का हमने पर्दाफाश किया है, उसके सबूत हमारे हाथ लगे। देखिए रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये शाही जिंदगी जो गाजीपुर जेल, लखनऊ जेल और आगरा जेल में बिताते थे, वो नहीं होगा। वहाँ दरबार नहीं लगेगा, गुर्गे बेरोक टोक नहीं मिलेंगे। योगी की जेल से डरा मुख्तार अंसारी। पूरे 5 बरस के कार्यकाल में आजन्म कारावास का मुलजिम और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वहीं रहता था, दरबार लगाता था। योगी सरकार आई तब जेल के अंदर गया है। योगी के रामराज्य से डरा डॉन। जब ये जेल जाते हैं और पंजाब जेल में रहते, इनको कोई दिक्कत नहीं रही। यूपी आना हुआ तो व्हील चेयर पर चलने लगे। बांदा की जेल में रहेगा बाहुबली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के डर से पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ गया। AK-47 जैसे घातक हथियारों को बच्चों का खिलौना समझने वाला मुख्तार योगी के डर से मिमिया रहा है और योगी की जेल की सलाखों के सीखचे न गिनने पड़ जाएं, इसके लिए कोर्ट और प्रशासन से गिड़गिड़ा रहा है।
लेकिन सीएम योगी ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि मुख्तार को राम राज्य का काज तो समझा कर ही रहेंगे। अंसारी जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनकी पत्नी राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं कि उनके पति की जान को खतरा है। उनके पति को कोई जान का खतरा नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है। जब ये जेल जाते हैं और पंजाब जेल में रहे तो इनको कोई दिक्कत नहीं रही। यूपी आना हुआ तो व्हील चेयर पर चलने लगे।